हेलो एवरीबडी, माई सेल्फ डॉक्टर अविनाश मिश्रा। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पदार्थ विज्ञान पेपर फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट हमको फिनिश करना है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर फर्स्ट। इसके अंतर्गत हमको 4 हेडिंग मेनली कवर करनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले लक्षण ऑफ आयु और कंपोजिशन ऑफ आयु, यानी कि यहाँ पे हमको आयु के बारे में जानना है, आयु की डिफिनीशन जानना है, उसकी कंपोजिशन जानना है, ये सब कुछ जानना है। नेक्स्ट, लक्षण ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि हमको आयुर्वेदा की डिफिनीशन या लक्षण जानने हैं। यहाँ पे लक्षण को हम डिफिनीशन से समझ सकते हैं, उसका प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है और उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। नेक्स्ट, लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत। इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। कौन कौन सी? आयु के बारे में, आयुर्वेद के बारे में और लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत के बारे में। जो चौथा पॉइंट है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड सिग्निफिकेशंस, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अभी ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम लोग सीधा टाइम पे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, आयु के लक्षण। जैसा है कि यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सबको तो याद होना ही चाहिए, और अगर नहीं याद कर रहे हैं तो फिर भी उसका हिंदी तो जरूर ही याद करना है। जैसे कि मैं एक बार श्लोक रीड कर रहा हूँ। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधार्य जीवितम नित्य गश्चानुबंधश्च पर्यायराय रुच्यते। अब इसको आपको कैसे पढ़ना है मैंने यहाँ पे तोड़ तोड़ के लिख दिया है, जस्ट नाइस टू नो के लिए। तो शरीर इंद्रिय, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग, यानी कि शरीर 1, इंद्रिय 2, सत्व 3 और आत्मा 4। इन 4 चीज़ों से मिलके क्या बना है? आयु बना है। इन चारों चीज़ों का संयोग है आयु। नेक्स्ट, धारी जीवितम नित्यग और अनुबंध, आपको नीचे भी मिल जाएगा, नित्यक्ष अनुबंध धारी जीवित। ये सब क्या है? पर्याय हैं। किसके पर्याय हैं? आयु के पर्याय हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग नीचे श्लोक देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अर्थात शरीर इंद्रिय सत्व मन आत्मा, इन चारों चीज़ों का संयोग ही आयु है। आयु क्या है? शरीर इंद्रिय सत्व को मन भी बोलते हैं, और आत्मा का संयोग ही आयु है। धारी जीवित नित्यक और अनुबंध, ये 4 क्या है? आयु के पर्याय हैं। अब आयु के पर्याय में ही आचार्य चक्रपाणी ने अपना कुछ एक अलग मत दिया है। वो क्या है? अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला हमने क्या देखा था अभी पर्याय में? धारी। तो धारी क्या है? जो धारी से हम लोग सीधा समझ लें, धारी अर्थात जो शरीर का धारण करें, शरीर का धारण, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? दूसरा पर्याय अभी हमने देखा था जीवित, तो यानी कि जो आयु वही है जो प्राणों को जीवित रखे, यानी कि जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारी आयु रहती है, उसके बाद तो हमारी आयु रहेगी नहीं। नेक्स्ट क्या है? नित्यक, यानी कि नित्यक का मतलब यहाँ पे नित्य से समझें अगर तो छड़ से समझेंगे, इसका जो शाब्दिक अर्थ रहेगा वो छड़ रहेगा, यानी कि जो छड़ गतिशील रहे वो भी आयु है। लाइक आज हम 1 साल के हैं तो अभी 1 साल बाद हम 2 साल के हो जाएंगे, ये निरंतर बढ़ता रहेगा, यानी कि गतिशील रहेगा। नेक्स्ट अनुबंध, अनुबंध को अनु अर्थात आयु समझ लें, बंध मतलब बॉन्ड, यानी कि आयु का एक बॉन्ड। अब कैसा बॉन्ड वो हम लोग यहाँ देखते हैं, पूर्व काल के जीवन से उत्तर काल के जीवन को संयोग रूप से बांधने रखने वाला, ये हम लोग का अनुबंध कहलाएगा। नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग कवर करने वाले थे वो क्या था? आयुर्वेद का लक्षण, प्रयोजन और स्वरूप, यानी कि मेनली हम लोग को यहाँ पे आयुर्वेद के बारे में कंप्लीट करना है। तो आयुर्वेद का लक्षण क्या है, ये डिफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक कि आप लोगों को याद होगा, और नहीं याद है तो ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, एग्जामिनर भी आप लोगों से पूछता है। हिता हितम सुखम दुखम, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम। अब अगर इसको हम लोगों को पढ़ना है या इसको अर्थ समझना है तो तोड़ के ऐसे ही पढ़ सकते हैं, हित अहितम, हित अहितम सुखम दुखम, दुखम आयु, आयुष तस्य हिताहितम। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक हित, दूसरी अहित, तीसरा सुख और चौथा दुख, ये 4 प्रकार की आयु है, और इन आयु के लिए क्या हितकर है क्या अहितकर है। 4 प्रकार की आयु है, जैसे कि यहाँ मैंने मार्क्स कर दिया है, हितकर अहितकर सुख और दुख, 4 प्रकार की आयु है। इनके लिए क्या हितकर है क्या अहितकर है, इसका जहाँ पे मापदंड दिया गया है, यानी कि जहाँ पे उसकी वैल्यू या मान बताया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अर्थ देख लेते हैं, हित अहित तथा सुख व दुख, हित अहित सुख व दुख, 4 प्रकार की आयु होती है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस चैप्टर में 4 बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमने आयु भी देखा था, वो भी 4 चीज़ों से मिलकर बनी, उसके पर्याय भी 4 हैं, और जो हम लोग की आयु यहाँ पे फिर से वर्णन किया गया है
कि कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की है। और इन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या है, हितकर और अहितकर का मापदंड जहाँ भी वर्णन है वो आयुर्वेद कहलाता है। अभी हम लोगों को देखना है आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का प्रयोजन, तो आयुर्वेद का प्रयोजन तो हम लोग सबको याद है, इसमें कुछ हमको नहीं लग रहा है कि कोई समस्या होगी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आयुर्वेद के कितने प्रयोजन। तो आयुर्वेद के यहाँ पे कितने प्रयोजन बताए गए हैं, 2 प्रयोजन। कौन कौन से, प्रयोजनम चास, यानी कि प्रयोजन क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। फिर यहाँ पे आतुरस्य, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो भी आतुर है, आतुर को रोगी भी बोलते हैं, उसके विकार का शमन करना है। यहाँ पे अर्थ भी लिखा हुआ है, आयुर्वेद का प्रयोजन है। पहला क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा रोगी के रोग को दूर करना। यानी कि कोई हमारे मेनली 2 ही प्रयोजन है। एक तो पहला, जो आदमी स्वस्थ है हम उसको बीमार ही ना होने दें, ये एक आयुर्वेद का प्रयोजन है। दूसरा क्या है कि जो आदमी बीमार हो गया है तो उसको हमको हर हालत में ठीक करना है, यानी कि उसके विकार को शमन करना है। फिर आयुर्वेद के पर्याय, तो आयुर्वेद के पर्याय यहाँ पे बताए गए हैं, शाखा, विद्या, शास्त्र, तंत्र। आई थिंक इजी है, याद हो जाएगा, तो उतना इसके बारे में नहीं सोचना है, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, जस्ट नाइस टू नो है। नेक्स्ट, आयुर्वेद का स्वरूप। तो आयुर्वेद का स्वरूप जानने के लिए हमको मेनली 3 हेडिंग कवर करनी है। क्या करना है, 3 हेडिंग कवर करना है। सबसे पहले अनादित्वाद, नेक्स्ट स्वभाव सिद्धांत लक्षणत्वाद। हेडिंग बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और तीसरा भाव स्वभाव नित्यत्वाद। तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले अनादित्वाद के बारे में। तो अनादित्वाद क्या है, यहाँ पे हम लोग अनादि टर्म से समझ सकते हैं कि आयुर्वेद का स्वरूप, यानी कि हमको आयुर्वेद के बारे में यहाँ पे समझना है। अब आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद अनादि है, अनंत है, तो वही चीज़ें यहाँ पे प्रूफ की गई हैं 3 हेडिंग से द्वारा। जैसे अनादि, आयु जो है इसकी परंपरा अनादिकाल से है या अनादि है, क्योंकि आयु नित्य है। अब वो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दूसरा जीवित रहता है, यानी कि आयु तो कंटिन्यू चल रही है। तो उपरोक्त प्रकार के विषय का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र भी अनादि है, यानी कि आयु का वर्णन किसने किया, आयुर्वेद ने किया, तो शास्त्र भी अनादि हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वभाव सिद्धांत लक्षणत्वाद। क्या देखेंगे, स्वभाव सिद्धांत लक्षणत्वाद, यानी कि यहाँ पे स्वभाव सिद्धांत पे आधारित है ऐसा लक्षण यहाँ पे हम लोगों को समझना है। तो स्वभाव सिद्धांत लक्षणत्वाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, सर्वदा निरंतरता के नियम से चलने वाला, यानी कि जो निरंतर चल रहा है। जैसे हमारी लाइफ है तो उसमें मेनली क्या है, या तो सुख हम या तो हम सुखी रहेंगे, या तो हम दुखी रहेंगे, या हमें अंदर कोई डिसीज आ जाती है, या कोई रोग हो जाता है, वही सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्या है, निरंतर रूप से चलते आ रहे हैं। कोई भी आदमी है तो उसका स्वभाव क्या रहता है, कोई ईर्ष्या है, कोई द्वेष करता है, तो कोई बीमार रहता है, कोई सुखी रहता है, कोई दुखी रहता है, ये उसका स्वभाव है। तो उसी बेस पे हमको चलना है। इसका निरंतर रूप से ये चलते आ रहे हैं, इसका निवारण आयुर्वेद शास्त्र करता है। इसका निवारण कौन करता है, आयुर्वेद शास्त्र करता है। तो आयुर्वेद अनंत हो गया। अभी हमको क्या कवर करना है, तीसरी हेडिंग जो है हमारी, भाव स्वभाव नित्यत्वात्। तो यहाँ पे भाव का मतलब, भाव अर्थात द्रव्य, ये हमको दिमाग में बिठाना है। तो भाव का मतलब अगर यहाँ पे हम द्रव्य लेंगे तो इनका स्वभाव नित्य होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, अग्नि उष्ण रहेगी, आप कभी भी आग को देखेंगे तो कभी ठंडी नहीं मिलेगी, हमेशा उष्ण रहेगी। जल हमेशा ठंडा रहेगा, यानी कि जल शीत रहेगा। तो इन्हीं द्रव्यों को आधार लेकर आयुर्वेद में क्या किया गया है, चिकित्सा की गई है। आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वो गुण पे आधारित या द्रव्य पे आधारित ऐसे है। तो इस चिकित्सा का वर्णन कहाँ पे है, आयुर्वेद तंत्र में। तो जब इस प्रकार के द्रव्य का वर्णन हमारे आयुर्वेद में है तो हमारा आयुर्वेद का स्वरूप भी अनंत है। अभी हम लोगों को लास्ट हेडिंग जो हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले थे वो क्या थी, सिद्धांत के लक्षण और प्रकार। अब सिद्धांत इसमें हमको क्यों पढ़ना है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल हमारे जो भी रहते हैं आयुर्वेद के वो सब सिद्धांत पे ही आधारित रहते हैं। तो सिद्धांत के लक्षण का श्लोक, 2 श्लोक इसमें लिखे गए हैं, आपको एक तो याद ही करना है। तो अब सिद्धांत क्या है, यहाँ पे लिखा है सिद्धांतो नाम साया, यानी कि सिद्धांत वह है जो परीक्षक है बहुविधम, यानी कि परीक्षक के द्वारा बहुत विधियों से, यानी कि बार बार परीक्षा की जाए। अब हम किसकी परीक्षा करेंगे, तो परीक्ष विषय की, और फिर उसका निर्णय स्थापित करेंगे। यानी कि सिद्धांत वह है जो परीक्षकों द्वारा बहुत विधियों से बार बार परीक्षा करके किसी विषय को सिद्ध किया जाए, वही सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिद्धांत के भेद।
तो सिद्धांत के भेद का श्लोक आई थिंक आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये आप एक टाइप से बना भी सकते हैं और आपका गलत नहीं होगा। क्यों? आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्धांत के भेद कितने हैं? 4 भेद। इस चैप्टर में आपको 4 से बहुत ज़्यादा संबंध रखना है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सह चतुर्विधा, यानी कि यह 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, सिद्धांत, छेद। अब यहाँ पे आपको श्लोक बनाने के लिए क्या ऐड करना है? सह चतुर्विधा और छेद। बाकी तो देखिए आप, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत, इन चारों सिद्धांत को एक सीक्वेंस में आप लिख देंगे तो आपका श्लोक भी हो जाएगा और आपको सिद्धांत के भेद भी याद हो जाएंगे। अब सिद्धांत के जो 4 भेद हैं उनके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर कौन सा सिद्धांत क्या है। पहला है सर्वतंत्र सिद्धांत। तो सर्वतंत्र सिद्धांत जैसा कि यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ सर्व, यानी कि सभी, यानी कि ये सभी के द्वारा माना गया, सभी आचार्यों के द्वारा माना गया, सभी शास्त्रों में प्रसिद्धि हो, यानी कि सभी शास्त्रों में उसका वर्णन है और सभी लोगों ने उसको माना है। ऐसा सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है? सर्वतंत्र सिद्धांत। और इसको सर्वसम्मति सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्वसम्मति यानी कि सबकी सम्मति से प्रसिद्ध होता है। दूसरा कौन सा सिद्धांत है? प्रतितंत्र सिद्धांत। तो प्रतितंत्र सिद्धांत क्या है? यहाँ पे अगर देख लें तो प्रति का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से सिद्ध किया गया है, यानी कि कोई ऐसा सिद्धांत जो अलग अलग शास्त्र में अलग अलग तरीके से सिद्ध किया गया है। यानी कि एक शास्त्र में दूसरा सिद्धांत है तो दूसरे में दूसरा, या उसका खंडन कर रहा है। तो ऐसे जो भी सिद्धांत रहेंगे उनको प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किसी ने 6 रसों का वर्णन किया है तो किसी ने 8 रसों का वर्णन किया है, तो सब अपने प्रतितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्या है? अधिकरण सिद्धांत। तो अधिकरण सिद्धांत अपना कौन सा सिद्धांत है? जिस विषय का प्रकट चल रहा है, यानी कि जिस भी टॉपिक पे डिबेट चल रही है या फिर उसका वर्णन किया जा रहा है, उस सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है, तो उसके साथ में किसी दूसरे विषय का भी ज्ञान हो जाए, यानी कि दूसरे अधिकरण का भी ज्ञान हो जाए, दूसरे विषय का। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं रेगुलर सुबह नहाता हूँ, यानी कि मैं रात में नहीं नहाता हूँ। तो यानी कि एक चीज़ हमने बताई कि मैं सुबह नहाता हूँ, लेकिन आपको क्या पता चल गया कि रात में मैं नहीं नहाता हूँ। नेक्स्ट है जो अपना लास्ट सिद्धांत, चौथा सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत। तो अभ्युपगम सिद्धांत में क्या होता है कि शास्त्रार्थ चल रहा होता है, यानी कि डिबेट चल रही होती, तो जब तक वादी और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत खंडित नहीं हो जाता है, यानी कि हम लोग तब तक इस चीज़ को मान लेते हैं, जैसे कोई भी अप्रमाणित बात है या उसकी परीक्षा नहीं हुई है, वाद विवाद के समय मान लेते हैं, यानी कि अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, सिद्धांत नहीं, निर्णय स्थापित नहीं हुआ है, हमने जस्ट वाद विवाद के समय मान लिया, तो ऐसे सिद्धांत अभ्युपगम सिद्धांत कहलाते हैं। जैसे हमको ट्रीटमेंट करना है तो कोई डॉक्टर रहता है या कोई वैद्य रहता है तो वो द्रव्य के आधार पे चिकित्सा करता है, तो कोई क्या करता है? गुण के आधार पे चिकित्सा करता है। इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। थैंक यू।